और दोस्त लोग क्या हाल है। मैं हूं अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूं सामाजिक अध्ययन का सेक्शन। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दीजिए, इसीलिए दिसंबर 2019 का पेपर मैं और सॉल्व करवाने जा रहा हूं। 60 क्वेश्चन इसमें हैं और पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन पेडागोजी के सहित मैं आज इसको सॉल्व करवाऊंगा। और ये मेरा है यूट्यूब चैनल टीचरीफाई, आप लोग जाके अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो शेयर कर दोगे ये तो हमको पता ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहले 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर्वत है। तो पहले तो देखो बृहस्पति पर्वत क्या है। बृहस्पति पर्वत ये होता है कि हमारी जो धरातलीय प्लेटें होती हैं या तो जब एक दूसरे से टकराती हैं तो कुछ पोर्शन टूट के नीचे धस जाता है, या फिर क्या होता है कि दरार पड़ जाती है बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ पोर्शन नीचे हो जाता है, कुछ पोर्शन ऊंचा जाता है। तो इसी प्रकार से जो पहाड़ बनते हैं उनको बोलते हैं बृहस्पति पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत और एप्लेशियन जो पर्वत है हमारे, ये सभी वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं, जब हमारे टकराते हैं तो इनकी वजह से वलन पड़ने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे ऐसे करके उठने लगते हैं, है ना। तो हमारा हिमालय, एप्लेशियन और यूराल क्या है, ये हमारे वलित पर्वत है। और बृहस्पति पर्वत यहाँ पूछा गया तो हमारा ये ऑप्शन है वोसजेस पर्वत, ठीक है ना। ध्यान देना, वोसजेस पर्वत हमारा कौन सा है, बृहस्पति पर्वत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन ए दिया है, कथन बी दिया हुआ है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और दूसरा कथन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो चलिए देखते हैं यार, यहाँ पे क्या है। ये मान लो ये हम पृथ्वी पे खड़े हैं और ये हमारी चंद्रमा है, ठीक है। तो होता क्या है कि यार ये ऐसे ऐसे रोटेशन करता है ना, पृथ्वी की चारों तरफ रोटेशन करता है। तो साथ में ये अपनी जगह पे भी ऐसे घूम जाता है उतने ही टाइम में, जितनी देर में ये एक चक्कर लगाता है लगभग उतने ही दिन में, यानी 27 दिन में अपनी जगह पे भी ये घूम जाता है। इस वजह से होता क्या है कि मान लो हमको ये पोर्शन फर्स्ट टाइम दिख रहा था, अभी कुछ दिन हो गए तो यहाँ पे आ गया, और जब ये अपनी जगह पे घूम जाएगा, यानी ये भी अपनी जगह पे ऐसे करके घूम गया, तो क्या होगा, हमें केवल ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे भी ये पोर्शन ही दिखेगा। यानी जो पीछे का पोर्शन होगा वो हमारे सामने कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें घूम रही हैं अपनी जगह पे और सेम टाइम है, इसलिए, ठीक है ना। तो चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी पीछे का जो डार्क एरिया है वो हमें कभी भी हमारे सामने आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो हमारा और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में यानी दोनों कथन सही हैं और बी एक ही सही व्याख्या करता है ना। जो मैंने समझाया है वही चीज़, व्याख्या की बात जो कर रहा है वो वही चीज़ है ना। तो ये सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार करिए, ठीक है। तो विचार करते हैं, क्या है, आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। जब हमारी कायांतरित शैल होती हैं तो किससे बनती हैं, वो आग्नेय और अवसादी शैलों के परिवर्तन से ही बनती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, है ना। कायांतरित शैलें जब और ज़्यादा ताप बढ़ जाता है और दाब भी बढ़ जाता है तो वो क्या पिघल के मैग्मा बन जाती हैं। ये भी सही है हमारा। संगमरमर क्या है, एक कायांतरित शैल है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों के तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, जब हमारे उल्कापिंड जो आते हैं हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की तरफ गिरने लगते हैं, तो हमारे ये मध्य मंडल में आके जो हमारा 50 से 80 किलोमीटर होता है ना, धरती से लगा के, यहाँ से मतलब ज़मीन से हमारी अर्थ से 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। तो इस रेंज में आके यानी मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर में आके वो सब जलने लगते हैं और पृथ्वी तक जल के भस्म हो जाते हैं, केवल राख बचती है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है किससे, लोगों के आवागमन से, घरों की पास की बनावट से, एक छोटे घर के पौधे का कृत्रिम अहाता से नहीं, ऐसे स्थान जहाँ पर बस्तियाँ विकसित होती हैं। देखो तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा है, पहला, ठीक है। लोगों के आवागमन से। लोगों का आवागमन से का क्या मतलब है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में बहुत लोग रहते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी कभी कभी गिरने लगती है, जाड़ों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, तो इस वजह से वो लोग
मौसम के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वो लोग क्या होता है, पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, यहाँ पे गर्म इलाका होता है वहाँ पे उतर आते हैं। ठीक है, तो ये आवागमन जो लगा होता है मौसम के परिवर्तन की वजह से, इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास, है ना। ऋतु बदलती है तो वो लोग भी अपना आवास बदल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, स्थानीय पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देख लो, तो यार ये मान लो हमारी अर्थ है, फिर क्या होता है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा। तो यहाँ से क्या होता है, इनके बीच में हमारा ऐसे ये हवाएं चलती हैं, ये बोलती हैं इनको पूर्वी पवनें। ये दोनों हमारी पूर्व से आ रही है ना, इधर पूरब है, इधर से आ रही तो पूर्वी पवनें हो गई। इसके अलावा फिर यहाँ से ये तो ध्रुव हो गए हमारे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो उसके अलावा ऐसे भी पवनें चलती हैं इस तरह से, है ना। ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम से आ रही होती हैं ऐसे, तो इनको बोलते हैं पश्चिमी पवनें। तो इसी प्रकार से ये लगातार चलती हैं पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में, और पूर्वी और पश्चिमी पवनें कहते हैं इनको। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो ये देखते हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है ना, इसलिए। तो अगला देखते हैं, 37 नंबर की बात करते हैं। ब्राज़ील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोज किस प्रकार की घास के उदाहरण हैं। तो ये दोनों ही हमारे कंपोज और लानोज जो है हमारे उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय जानते हैं। यहाँ पे फिर देखिए पृथ्वी का, यहाँ पे ये है, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री का, इसके बीच का जो एरिया हमारा आता है, ये दोनों एरिया जो आते हैं हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये उष्णकटिबंध में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन वाले परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मौसम। और जलवायु क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म में कम से कम 20-25 साल जो लेता है चेंज होने में, जो हमारे वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं, तो वो हमारी 20-25 साल में अगर जब हो रहे हैं तो उनको बोल देंगे हम जलवायु, है ना। कुछ दिन, कुछ घंटे और कुछ महीने की अगर बात करता है तो वो सब हमारे मौसम में आते हैं, है ना। जैसे कि बोल रहे हैं कि बरसात आ गई ठंडी के बाद, या मतलब गर्मी के बाद बरसात आ गई, तो क्या बोलते हैं, हमारा मौसम पर बदल गया। या सुबह बारिश हो रही है, शाम को फिर दोपहर को धूप आ गई, तो क्या बोल दिया, फिर मौसम बदल गया। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जलवायु को भी परिवर्तन के बारे में हम लोग नॉर्मली घरों में बात नहीं करते हैं। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करता है। तो देखो यार, मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इधर समंदर है, इधर भी समंदर है। तो यार मानसून कहाँ से आता है, इन समंदर से ही तो क्या आता है। अगर समंदर ही नहीं होगा तो बारिश होने का मौसम ही नहीं है, तो यहाँ पे तो पूरा रेगिस्तान हो जाता है अगर बारिश नहीं होती तो इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि केवल ऊंचाई पर निर्भर नहीं कर सकता है ना। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे निर्भर करते हैं कि वहाँ पे समंदर है या नहीं है, या ध्रुव के पड़ोस में तो नहीं है, ऐसी चीज़ें, है ना। तो बहुत से फैक्टर, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो ए और बी दोनों ही गलत है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा की स्रोत की पहचान करनी है हमें। तो यहाँ पे कथन ए दिया है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती हैं, जिनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मान ली पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार खर्च हो गया, जितना हमने पेट्रोल खर्च कर लिया वो कभी यूज़ कर पाएंगे दोबारा नहीं, तो ये हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं इनमें से वो भी एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। क्यों, देखो जब हम तेल के कुएं होते हैं, है ना, तेल के कुएं से जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ गैस भी होती है। तो वो जो गैस होती है वो हमारी नेचुरल गैस होती है ना। नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस होती है, उसी की बात करें। और प्राकृतिक गैस क्या होती है, वो कन्वेंशनल सोर्स है, यानी परंपरागत सोर्स है। वो एक बार उसे गैस हमने यूज़ कर ली, वो दोबारा कहाँ मिल पाएगी, है ना। बाकी जो बायोगैस होती है तो आप लोग जानते ही हो, भूतापी ऊर्जा, ये भी, और मोम का यहाँ पे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये ऑप्शन प्राकृतिक गैस हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पर अवस्थित है। तो ये हमारा है अंटार्कटिका में। बहुत से देशों ने वहाँ पे अपने शोध संस्थान स्थापित कर रखे हैं। भारत के भी एक दो हैं, एक और है, तो ये उसमें से एक हमारा मैत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो सही नहीं है, देखो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। बिल्कुल यार, खनिज तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते ही हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे बॉक्साइट है तो इनका एक कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी एक बिल्कुल एक
केमिकल कंपोजिशन उनकी है, ठीक है ना। तो ये भी सही बात है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा खनिज से तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं डेक्कन प्लेटू की तरफ तो वहाँ पे बहुत से खनिज मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो ये दोनों सही होगा, तीनों सही होगा ऊपर के। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये गलत है, क्योंकि यार देखो आयरन कहाँ से निकलता है, आयरन तो धातु है, ये भी हमारी ज़मीन से ही निकलती है। एल्यूमिनियम क्या है, वो भी धातु, वो भी ज़मीन से निकलती है। तो ये हमारे सभी अधात्विक खनिज हों, सभी खनिज अधात्विक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो उसी की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, यहाँ पे क्या है, नर्मदा, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, यहाँ पे स्थान दिए हुए, सिंधु नदी, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मतलब मिली हैं या खोज करी गई है, सबसे पहले हुई हैं, है ना। आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रह, लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि, है ना, ये सब चीज़ें दी हुई। तो हमको मिलान करना है इसका। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि जो आपको बेस्ट तरीके से पता हो कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसको आप पहले मिलाओ, सबसे पहले। तो जैसे मैं ये बात करूँ कि सिंधु, अगर मैं मिलाता तो ऐसे करता, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे कौन समझ कर सकता है, आरंभिक गणतंत्र यहाँ पे दिखता है, हाँ प्रथम नगर हमको दिख रहा है, क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी, सबसे पहले नगर वहीं पे बने थे, है ना। तो ये सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए हमने पहले इसको मिला दिया, प्रथम नगर वहाँ पे आ गए थे। अब देखो इसके अलावा बाकी मिला के देखो, ई का 4 से मिल रहा है, तो ई को 4 से मिला के देखते हैं, तो मे बी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बाकी मिला के देखो, गंगा घाटी की बात करते हैं, डी का देखो, डी का 3rd में मिलाओ, डी का 3rd, ये हो गया हमारा लगभग 250 वर्ष पूर्व के शहर। तो यहाँ पे बहुत से शहर पाए गए थे, यहाँ पे मगध वगैरह ये सब थे, 250 वर्ष पूर्व अब से, है ना, 250, अभी 2000 चल रहा है, यानी लगभग 400 के करीब। वहाँ पे उस टाइम क्या थे, यहाँ पे यार मतलब मौर्य साम्राज्य वहाँ पे स्थापित हो गया था उस टाइम, है ना। तो ये सब चीज़, ये ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे मिला के अगर सब लोग देखें तो पूरे सही हैं। तो सी का 5 से मिलाओ, सी का 5 से। गारो पहाड़ियाँ कहाँ, गारो पहाड़ियाँ से प्रारंभिक कृषि के हमें साक्ष्य मिले हैं। बी का 1 से मिला के देखो, बी का 1 से आरंभिक गणतंत्र वहाँ पे मिला था, और ए का 2 से हो जाएगा फिर नर्मदा घाटी, वहाँ से हमारे आखेट और संग्रह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है ना। इस तरीके से अगर आप ट्रिक करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो है इस प्रकार के क्वेश्चन मैचिंग वाले हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास में के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं, ठीक है। तो कथन ए देखते हैं, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। तो क्या यार, हिंदू आए तो वहाँ पे हिंदुओं के जैसे परिवर्तन हुए, मुस्लिम आए तो मुस्लिमों जैसे परिवर्तन हुए, ब्रिटिश आए तो मुस्लिमों जैसे परिवर्तन हुए। तो क्या ऐसा हुआ क्या कि धर्म के बेस पे वहाँ पे कुछ हुआ था, ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है ना। यार बहुत सी एंसेस्टर्स होते हैं एक ही राज्य में, मतलब एक ही वंश में बहुत से 50, 250, 300, 400 साल तक वो शासन कर रहे हैं। इतने लंबे इसको विभाजित करके, है ना, टाइमिंग के अनुसार एग्जैक्टली विभाजित करना थोड़ा सा समस्यात्मक, यानी थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात तो है ही। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा सही है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए हमारा गलत है, हमारा ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है ना यहाँ बिल्कुल। तो हमारा ए गलत है किंतु बी सही है, तो हमारा 4th ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तो सही बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा ऊपर वाले। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं, ठीक है। तो पहले कथन समझ लेते हैं। कथन ए कह रहा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई, है ना। तो ये सच में सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, कथन हमारा सही है। तो कथन बी की बात करते हैं, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का यानी इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ये कथन भी हमारा सही है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन देखेंगे दोनों सही हैं, और ए बी की सही व्याख्या करता है, ए बी दोनों सही हैं, किंतु ए सही व्याख्या नहीं है बी की, है ना। वो जैसे कुछ ए सही है किंतु बी गलत है, बी गलत है किंतु ए सही है। देखो दोनों ही सही है, तो पहला ये ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो यार, इन दोनों में कोई कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। इसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है ना।
अगर हम फोटोज़ दिखा रहे थे मतलब उनको इंस्पायर करने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, है ना, लेकिन इनका ये मतलब नहीं था, है ना, इसका कोई पर्पस दूसरा था, इसका पर्पस कोई दूसरा था। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है ना। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए बी की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। आरंभिक मानव की अगर हम कह सकते हैं आदिवासियों की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सा स्रोत हो सकता है? तो ये हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। शैल चित्रकला मतलब पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने कुछ डिजाइन या कुछ चित्र बना के रखे थे, किसने? अर्ली ह्यूमंस ने, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल के पहले बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता था? सरकारी संस्थानों में। उस टाइम सरकारी संस्थान थे क्या? नहीं थे। निश्चित फीस लेकर, वहाँ पे उस टाइम पैसे लेकर भी कोई पढ़ाने वाले ऐसे लोग नहीं थे, वो पढ़ाते थे, जिनको पढ़ाते थे वो फ्री में पढ़ाते थे, है ना, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, तो यार एक टाइम था पढ़ाई होती थी साल भर पढ़ाते थे, लेकिन उस टाइम जब खेतों में कटाई वटाई चल रही होती थी, है ना, खेतों में काफ़ी बड़ा ज़्यादा काम होता था, उस टाइम वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। वार्षिक परीक्षा के माध्यम, जब वहाँ से संस्थान ही नहीं है तो टेस्ट कौन कराएगा, कौन एग्जाम लेगा? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये है और यही सही है। ठीक है ना। तो अगर चीज़ें नहीं पता, देखो मुझे क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन ये भी और बाकी तीन ऑप्शन गलत, तो यार चौथा ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखा करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। तो पहले यार ये समझो कि राष्ट्र राज्य क्या होता है। राष्ट्र राज्य का मतलब ये होता है कि कोई स्टेट टाइप के है ना, कोई स्टेट है, इस स्टेट में एक ही कल्चर वाले, एक ही भाषा बोलने वाले अगर लोग रह रहे हैं और उसकी जो सीमा है वो भी उतनी ही है ना। यानी पॉलिटिकल बाउंड्री कह सकते हो और कल्चरल बाउंड्री की अगर बात करें वो सेम होती हैं, तो उसको बोल देते हैं हम राष्ट्र राज्य। जैसे भारत अपना है ना, क्योंकि उसका कल्चर पूरा अलग ही है, बाकी दूसरों से बिल्कुल अलग है और उतना ही उसका एरिया है ना, क्योंकि भाषा भी एक टाइप की बोलते हैं हम लोग हैं लगभग, है ना। तो ये हमारा राष्ट्र राज्य कह सकते हो। तो इसके अब समझो क्या है। कथन ये कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। वो लोग अपने को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के बाद उनको बताया गया कि कहा गया कि आज अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग समुदाय से हैं, तो इस टाइप से ये कहा गया। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्थ, मतलब हाँ ए गलत है किंतु बी सही है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है BCE, है ना। BCE स्टैंड्स फॉर, BCE का क्या मतलब है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, AD पढ़ा होगा, BC पढ़ा होगा, है ना। BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के पहले। देखो यार यहाँ पे अगर हम BC की बात करते हैं तो यहाँ पे ईसाई की धर्म की बात आ जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये धार्मिक तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि BCE, इसको अब हम टाइमिंग वही है ना, टाइमिंग वही है, सेम चीज़ बोली गई, लेकिन इसको BCE नाम दे दिया गया और इसको बोला गया बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन की कोई बात नहीं करी गई है, तो वो धार्मिक नहीं रह गया। और BC जो है हमारा बिफोर क्राइस्ट, वो हमारा धार्मिक हो गया था, लेकिन टाइमिंग दोनों की सेम है। तो ये हमारा BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। 49 की बात करते हैं। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में आज भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, है ना। तो इसके लिए क्या बोला गया, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विवरण मिलता है, गलत है। महाराष्ट्र के पटने एक पुरास्थल का नाम है, महाराष्ट्र में है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। ये सच में है कि वहाँ पे अंडों के अवशेष, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं पटने स्थान पर, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी हमारे गलत हैं। शुतुरमुर्ग की मौखिक स्मृतियाँ, यार अमौखिक स्मृतियाँ गलत है, ये भी हो गया। विदेशी यात्रियों के वृतांतों में इसका उल्लेख है, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन सही है ना। तो जो चीज़ फैक्ट है तो वो चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो यार ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एनसीईआरटी ने पता नहीं कैसे इस ऑप्शन को आंसर दिया है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये दिया है इन्होंने A, B और D को, यानी ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। B यानी शासकों का विनाश, जंगलों का विनाश हो गया होगा।
और डी संभवतः नदियाँ सूख गई। इन्होंने इसको एक कारण नहीं माना है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि हमें बहुत सी बुक्स में यही चीज़ देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहुत सी हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो। तो यार ये बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैंने कई जगह देखा, नहीं समझ आया मुझे, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से कि इसका क्या आंसर होगा मुझे नहीं पता। एनसीईआरटी ने बट इसका दिया है ए, बी और डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान शाखा में क्या हुआ, ये लोग हीनयान और महायान पहले एक ही मतलब धर्म के बौद्ध धर्म में थे, ये दो भागों में जब धर्म विभाजित हो गया तो महायान शाखा जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनानी स्टार्ट कर दी, है ना। एक इंसान की तरह उनको, एक भगवान की तरह उनकी मूर्ति स्थापित करी और उसकी पूजा करने लगे, जबकि हीनयान में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हमारी गलत हैं, बोधिसत्व को स्वीकारा नहीं क्योंकि अभी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, और मूर्तिकला के केंद्रों के मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ, मूर्तियों के बुद्ध, ऐसा कुछ, ये सब भी ऑप्शन हमारे गलत हैं यहाँ पे, है ना। तो चूज सही है, महायान मतलब बुद्ध की प्रतिमा बनाने लगे थे वो लोग। 52 की बात करते हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो दिल्ली के सुल्तान यार केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित रहे थे, यहाँ पे दक्षिण तक ये पहुँच भी नहीं पाए थे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार पैठा गया। तो यार पैठा का मतलब शायद यहाँ पे इंग्लिश में पेनिट्रेटेड लिखा हो, तो मुझे शायद लग रहा है कि इसका मतलब ये है कि वो घने जंगल वाले क्षेत्रों में पहली बार वो लोग घुसे थे, वहाँ पे उसको अपने कंट्रोल में लिया था। तो ऐसा भी नहीं है, ये सब चीज़ें पहले भी हो चुकी थी काफ़ी कुछ, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ये चीज़ एनसीईआरटी में कोई भी बुक पढ़ो आप हिस्ट्री की, तो उन्होंने हमेशा ये चीज़ लिखी है कि यहाँ दिल्ली है, यहाँ बंगाल था, है ना, जो अब आधा बांग्लादेश हो गया अभी, तो और अभी पश्चिमी बंगाल हो गया, है ना। तो ये पूरा एरिया पहले भारत में था, तो यहाँ से दिल्ली से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, और यहाँ पे हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, और दूसरा मतलब कोई भी युवराज आ जाता था और शासन करना प्रारंभ कर देता था। तो इसलिए क्या होता था, वहाँ पे नियंत्रण कठिन था, इसलिए ऐसा होता था, है ना। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए नहीं यार, वो काफ़ी कम टाइम तक रह पाए थे, और कोई ना कोई आके उनको निकाल के चला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाला पहले तो हम सही चूज देख लेते हैं कौन सा है, फिर गलत ढूंढते हैं, है ना, और गलत वाले पे टिक मारेंगे। तो पहले देखते हैं, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी कम जानकारी हम लोग को मिल पाई है इतिहासकारों से। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। या जनजातीय लोगों की अलग भाषा होती थी, वो लोग लिखते ज़्यादा कुछ नहीं थे, है ना, बहुत कम, या उन्होंने मान लो थोड़ा बहुत चित्र वगैरह भी बना के रखे होंगे। आज भी हमें जनजातियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, और लिखित तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है ना। अब बाकी इसका मतलब यहाँ पहला ऑप्शन गलत मिल गया, बाकी दो गलत ही होंगे। देख लो, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौलिक परंपराओं का संरक्षण किया है। बिल्कुल सही बात है, ये तो संरक्षण वो लोग का हमेशा रहा है कि जो चीज़ पुराने टाइम से अभी तक वो वही चीज़ करते आ रहे हैं, नई चीज़ सीखी नहीं। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म और ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही बात है ना। तो हमें गलत पूछा था, तो गलत यही है यार, उन लोगों ने कोई लिखित दस्तावेज अभी तक नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो 53 का 2 सही है। 54 की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। तो जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, हम जो भारत का शासन था किसको सौंप दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार थे। ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल गया, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ठीक है। और वहीं पे 1857 के बाद भारत को जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको हमारे भारतीय साम्राज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। भूमिहीन किसानों की सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनानी, वो तो क्यों करेंगे भाई। तो तुष्टिकरण और संपत्तियों की सुरक्षा करके नहीं। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती नहीं, पहला ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है पहले समझो यार, कि जैसे कि जनता है कुछ,
तो वो कह रही है कि हम अपने आप से नीतियाँ नहीं बनाएंगे, हम अपने में से चुन कर किसी एक इंसान को ऊपर भेजते हैं, फिर कहते हैं कि आप हमारे लिए नीतियाँ बनाइए और बाकी जनता को कंट्रोल करिए, है ना। तो ऐसी हमारी, इसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो यह मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है। ये तो हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम चुनकर ही ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ ऑप्शन चाहिए, हमें नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है। भाई प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तो हमेशा ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। आप ये देखो, जैसे भारत में है, चुनकर हम ही लोग भेजते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली नीतियों को बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, केवल प्रतिनिधि ही जाते हैं। यानी हमारा डायरेक्ट जो एक रिलेशन होती है, पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हमारा नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता होती है। मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। जनता को मतदान का अधिकार होता है, बिल्कुल है, हम लोग को अधिकार है ना। तो ये हमारे 3 ऑप्शन सही है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्या है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। तो छोटा तिब्बत हमारा कहा गया है लद्दाख के क्षेत्र को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डायरेक्टली ऐसे ही याद करने वाला एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं। अपील प्रणाली क्या होती है यार, मतलब एक लेवल पे अगर हमारा स्तर पे, एक मतलब निचले स्तर पे हमारा अगर काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या है, उसी चीज़ के एक बड़े लेवल पे जाएंगे, हायर स्तर पे जाएंगे और फिर वहाँ से अपने काम को अंजाम देंगे, है ना। अगर मान लो मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया है निचले स्तर पे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे काम अगर नहीं बना, मुझे न्याय नहीं मिल पाया, तो मैं क्या जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा। तो ये चीज़ हमारी मैं डायरेक्टली आंसर इसको बता देता हूँ, यही चीज़ है ना। जो चीज़ समझने वाली वो उसको तो हम बाकी ऑप्शन हमारा कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करना, है ना। हमारा कुछ झगड़ा किसी से हो गया, हम निचली अदालत में गए, उसने हम मतलब गलती उसकी थी और उसी के पक्ष में फैसला चला गया, तो हम इस पक्ष जो फैसले से मतलब खुश नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊंची अदालत में जाएंगे, है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे हम, अब लड़ेंगे हाई कोर्ट लेवल पे। तो यही चीज़ होती है, ये अपील होती है, अपील करते हैं हम लोग निचले अदालत से ऊपरी अदालत में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 58 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है। तो यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में है। तो ये देखो, ये भारत बना लेते हैं अपना, ये भारत है, ये हमारा मिडल हो गया, ये हमारा उत्तरी है, ये हमारा दक्षिणी है। तो उत्तरी मैदान यहाँ पे हैं, बिल्कुल सही बात है। कि दक्षिण में स्थित है, ये दक्षिण है, यहीं पे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहला कथन। इसके उत्तर पश्चिम की बात करूँ, जैसे ये भारत है मेरा, तो ये हमारा उत्तर है ना। उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम हमारा इधर साइड होता है। तो इस एरिया की बात कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्या है, अरावली श्रेणी है ना। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू है ना, ट्रायंगुलर थोड़ा सा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ कोयला और लौह एस के खनिजों की प्रचुरता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ बहुत जितने भी देखो मैदानी भागों में बहुत ज़्यादा हमारे वो नहीं है, खनिज नहीं है। जितने भी खनिज है वो कहाँ है हमारे, ये डेक्कन प्लेटू में ही है, यानी प्रायद्वीपीय पठार में ही है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो यार पश्चिम मतलब इधर साइड ना, मतलब नदी बह के इधर आ रही हैं, नहीं, यहाँ पे ये जो हमारी नदियाँ दी हुई हैं महानदी और कृष्णा, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यहाँ गिरती हैं, ना कि हमारी इधर। तो ये तो हमारा पूरब का एरिया है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमसे पूछा था कौन सा लक्षण नहीं है, तो 4th ऑप्शन ही हमारा सही जगह। मैं कटिंग बहुत करता हूँ यार ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, तो उसको माइंड मत करिए आप लोग। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यार ये तो ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये हमारी इक्वेटर होती है और बहुत बड़ा एरिया उसका उत्तरी भाग में ही आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये हमारा मतलब अफ्रीका हो गया, ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ से उत्तरी ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये हमारी मकर रेखा हो गई, यानी तीनों ही रेखाएं इस कॉन्टिनेंट में से निकलती हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है। गोबी का मरुस्थल अफ्रीका में नहीं, एशिया में है। ठीक है, और इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। नहीं यार, एशिया का यूराल पर्वत यहाँ पे है ही नहीं। यूराल पर्वत हमारा एशिया और शायद यूरोप के मध्य में है ना, दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि। अगर आप लोगों ने मानसून अगर ढंग से पढ़ा होगा तो इसमें यह है कि आंध्र प्रदेश और जो इलाके हैं इधर का है ना, ये इलाका हमारा, यहाँ पे जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है ना, लौटते हुए मानसून से होती है। और ये तो क्या आप जाएगा, इस पवन क्या होती है, स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है ना, ऐसे बहती है, स्थल से होके ये बंगाल की खाड़ी इस तरह से बहती है। तो क्या होता है कि यहीं पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो बाकी हमारा ऑप्शन गलत है, जैसे कि पवन अरब सागर से बंगाल खाड़ी की ओर, अरब सागर से बंगाल खाड़ी और गलत है। पवन बंगाल की खाड़ी से ऐसे जाती है, गलत है। पवन स्थलीय भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है, अरब सागर की ओर नहीं बहती है, ये यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन 61 पे। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। तो कोस्टा रिका उपागम में डायरेक्टली बोल देता हूँ, आंसर क्या है इसमें। कोस्टा रिका उपागम में कहा गया कि हमें उतना यानी स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना है, यानी टोटल अगर जितना यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, अगर मैंने 10 करोड़ यहाँ पे खर्च करा तो 10 करोड़ हमें सुरक्षा पे खर्च करना है और 10 ही करोड़ हमें स्वास्थ्य पे भी खर्च करना होगा। जो बाकी ऑप्शन है किस में लिखा है कम ज़्यादा, सैन्य बल ना रखना, तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, केवल खर्चे की बात करेगी थी कि हम समान खर्चे रखेंगे। 61 नंबर का पहला ऑप्शन हमारा सही है। 62 की बात करते हैं। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देशों की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने की किस प्रकार के यौन उत्पीड़न की बात हो रही थी कि ये कहा गया विशाखा निर्देश में जारी किया गया कि कार्यस्थल पर है ना, कार्यस्थल पर मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जैसे बैंक में आप काम कर रहे हैं या किसी विद्यालय में आप टीचर हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यस्थल हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो यार हम लोग को सबको पता है यार, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे। देखो, विधानसभा के सदस्य बिल्कुल ही गलत है, संसद के सदस्य बिल्कुल गलत है, अटॉर्नी जनरल बिल्कुल गलत है। तो यार अगर नहीं है तो केंद्र सरकार हम लोग लगाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार, राष्ट्रपति क्या है, केंद्र सरकार से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो खुद करता है, तो यानी सरकार की नियुक्ति वो कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो इसको हमें लगाना ही पड़ेगा, केंद्र सरकार, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो या तो पटवारी क्या है, ये ग्रामीण से रिलेटेड है। नगर निगम की बात कर रहा है, नगर निगम वार्ड काउंसिल, यार नगर की पहले ही बात ही कर रहा हो, उसी में नाम में ही उसके नगर निगम लिखा हुआ, तो नगर संबंधित, वो ग्रामीण तो है ही नहीं, तो यही ऑप्शन हमारा नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है ना, नहीं है, तो यही हमारा नहीं है, ऑप्शन हमारा गलत। ये चीज़ें यार थोड़ा नहीं वाली हमें ध्यान रखा करिए, कैसे हमें टिक करना है। ठीक है, 65 की बात करते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या हैं। DK बासु निर्देश क्या बोले गए थे, अभी मैंने पहले क्या बताया था, विशाखा निर्देश बोले थे, अभी क्या है DK बासु। ये DK बासु निर्देश जारी किए गए थे हमारे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से। देखो यार ये फैक्ट हैं, इनमें ऑप्शन कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, गलत ही है ना। तो जो बिल्कुल सही चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। DK बासु निर्देश बोला गया कि जब हम कोई पुलिस आपको मतलब नज़रबंद करता है या गिरफ्तारी करता है तो किस तरीके के जो है प्रश्न पूछ सकता है, वो नहीं पूछना है चाहिए। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे थे, क्योंकि पुलिस कभी कभी आते हैं वो गलत तरीके बिहेव कर देते हैं ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। 66 की बात करते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों की स्वीकारता है, कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो जो वन अधिकार कानून 2006 है वो किससे संबंधित है, जनजातियों से संबंधित है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है ना। ये कहा गया कि जितनी भी जनजातियां हैं, जिस क्षेत्र में वो लोग रहते हैं, जनजातियों का उनके जंगलों पर अधिकार है और वो वहाँ की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो अपने जो जंगल की चीज़ें हैं उनका उन पर अधिकार है, वो उनका यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ मुझ में कही गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। तो यार स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक स्रोत, एक होता है हमारा द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिनका एक ऐसा कोई शोध किसी को करना होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है ना। तो किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस स्रोत से हम डेटा पहली बार एकत्र करते हैं, है ना, पहली बार एकत्र करते हैं, तो वो हमारे प्राथमिक डेटा होगा। जैसे कि हमारा भारत का संविधान हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या है यार, भारत का संविधान बिल्कुल ही अलग उद्देश्य के लिए लिखा गया था, है कि नहीं।
ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कोई नई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स में है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। तो हिस्ट्री की अगर पाठ्यपुस्तक की बात करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ जानकारी कहाँ से लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि भारत के संविधान से लेना पड़े, जनगणना रिपोर्ट से लेना पड़े, जन्म मृत्यु के पंजीकरण से लेना पड़े। तो जब हम कोई भी डेटा किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, ये जो बुक बनाई गई ये हमारी शिक्षा के उद्देश्य के लिए ना, लेकिन जो ऊपर की 3 चीज़ें हैं इनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। तो जब हम पुरानी चीज़ों से यानी पहले से एकत्र किए डेटा से हम कुछ डेटा लेते हैं तो और बाद में कोई नई चीज़ बनाते हैं, नहीं बाद में क्या बनी, ये बुक बनी हमारी NCERT की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये कहा गया कि ये हमारी जो बुक है वो हमारे द्वितीयक आंकड़े हैं या द्वितीयक स्रोत कह सकते हो आप लोग, और पहले जो 3 हमारे हैं ये हमारे प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े सांख्यिकी से मैंने ये पढ़ाया हुआ है। जो हमारी मैथ्स की क्लास है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, ये उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे 2 कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो यार ये देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो एग्जाम जैसे एक सिस्टम है वो एग्जाम्स कराता है, क्यों कराता है, वो अपनी सुविधा के लिए कराता है कि यार कौन बच्चा ज़्यादा स्कोर कर रहा है, कौन सा मतलब कह सकते हो कि यार वो इस तरीके से कैटेगराइज कर रहा है यार हम लोग को कि कौन बेटर है ना, किसमें स्किल्स ज़्यादा हैं, कौन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाता है, वो ये चीज़ जानना चाहता है। इसलिए उसने अपनी सुविधा के लिए एग्ज़ाम बनाए हैं। हमारा खुद का एक शिक्षार्थी का एग्ज़ाम से कोई मतलब, व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है इसका शिक्षार्थी से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ये बिल्कुल, ये भी सही ऑप्शन है। देखो यार स्मृति का क्या मतलब है, स्मृति परीक्षण से मतलब ऐसा नहीं मेमोरी कितनी किसकी ज़्यादा है रट लिया उसने, हाँ, तो इससे अलग क्या होना चाहिए, विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा, है ना। ये ऑप्शन हमारा सही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 68 का दोनों ही सही हैं हमारे, कथन A और B दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। देखो याद करवाने की बात कर रहा है तो गलत ही है बिल्कुल। समाज में यथास्थिति बनाए रखने और सरकार के सभी नियमों सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो देखो यार ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसा नहीं है सरकार ने कुछ भी बोल दिया हम कुछ भी स्वीकार कर लें, है ना, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मतलब ही है कि हम सिस्टम को समझें, क्या चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें समाज के लिए सही हैं, ये सब चीज़ समझने का हमें मौका देना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे क्या कर रहा है, समाज में यथास्थिति बनाए, ऐसा नहीं है जो आज सिचुएशन खराब सिचुएशन है क्या हम यथास्थिति बनाए रखें हमेशा, क्या नहीं है। अगर कुछ चीज़ खराब है तो उनको सही करने की भी हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये सब चीज़ सीखने की बात करता है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे बात कर रहा है कि शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। या देखो प्रतिस्पर्धा हम कब जागृत करते हैं, जब बच्चों में एक शिक्षा का स्तर समान हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा फिर आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, रुक जाते हैं, उनकी स्तर जो पढ़ाई का स्तर है वो धीमा हो जाता है। तब हम प्रतिस्पर्धा जगाते हैं कि हाँ यार एक बच्चा अच्छा करेगा तो उसके बाद दूसरे बच्चे देखकर भी कहेंगे यार वो अच्छा कर रहा है तो मुझे भी अच्छा करना है। तो तब वो सिचुएशन क्रिएट करती है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, यही ऑप्शन हमारा सही है। देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है ना। समाज जो तत्व समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध तो होना ही चाहिए हम लोगों को, तभी तो सही गलत का हम वो कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामाजिक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। तो यार यहाँ पे याद करने वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमें सोचेंगे नहीं, ये तो हम पहले काट देंगे ऐसे ही। ठीक है ना, ऐसे ही आप लोग करिए। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत और चिन्हित करने की बात कर रहा है, वर्गीकरण हम करें, हमको करना नहीं है, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के बदले है। सामाजिक विभेद मतलब ये कह रहा है कि अगर दो अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं तो दोनों में क्या क्या अंतर है ऐसी दिखाने की बात करते हैं, नहीं, हमें ये भी नहीं दिखाना है ना। सामाजिक विभेद दोनों में डिफरेंसेस दोनों में हो सकते हैं, लेकिन हम इनको जो है हाईलाइट नहीं करेंगे,
है ना, सभी को समान मानना हमको, तो यही तो हम जानते हैं ना, सभी को समान तरीके से लेके चलना है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन हमारा गलत, चौथा हमारा अपने आप से हो जाएगा। देख लेते हैं, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिससे वे पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। तो यही ऑप्शन हमारा सही है ना। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे मानक रख दिया है तो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाकी 3 में तो बिल्कुल ही गलत है ना। लेकिन मानक स्थापित करना एक कहीं ना कभी कभी सही भी चीज़ मानी जाती है कि हाँ, मैंने बोल दिया कि हाँ इस स्तर तक बच्चे को जाना है, इतनी चीज़ें हर बच्चे को आनी ही चाहिए, आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही होती है कभी कभी। तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 71 की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्यों किया सकता है? फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को जोड़ ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं। फिल्में अनदेखे अनसुने संदर्भों को खोजने के लिए शक्ति से प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही बात है यार। बहुत सी चीज़ें फिल्मों में दिखाई जाती हैं कि ये फिक्शन है, लेकिन बाद में वो चीज़ सच में बना ली जाती है ना। जैसे कि बात करें आयरन मैन का सूट, जैसे बहुत सी चीज़ें आजकल आ गई हैं उड़ने के लिए। तो वो क्या है, पहले एक मिथ था, मतलब एक चीज़ पहले असम्पशन करी गई, चीज़ वो चीज़ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी होती है फिल्मों के रिलेटेड। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं यार जो चीज़ हम बहुत तरीके अच्छे से ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। तो क्या है, एक फिल्म एक स्टोरी के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि वो कह रहा है एक ही तरीके से, है ना। लेकिन यार फिल्मों का काम तो ये होता है ना, हमारा फिल्म हो या कोई भी हमारे शिक्षण पद्धति हो, उपकरण हो, तो ये उसका मतलब होता है कि यार एक ही चीज़ को भिन्न भिन्न तरीके से किस तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही पूछ रहा था, हमारा ABC 3 सही है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन देखते हैं, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मिति है। बिल्कुल सही बात है यार। हमारा राजनीतिक चीज़ें भी हम मैप पे शो करते हैं और सामाजिक चीज़ें भी, जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे संस्कृति का विकास बहुत अच्छा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें हम मैप पे शो कर सकते हैं ना। तो ये हमारा ऑप्शन कथन सही है हमारा। चिरकाल से ही उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दिखाया गया। देखो क्या होता है, जब हम मैप शो करते हैं तो सबसे ऊपर क्या करते हैं, उत्तर को शो करते हैं। तो लेकिन ऑप्शन क्या कर रहा है कि हमेशा से ऐसा रहा है क्या? नहीं, ये चीज़ गलत है। हमेशा से ऊपर उत्तर को ऊपर ही नहीं दिखाया गया, कहीं उसके काफ़ी पुराने टाइम की बात है तो वो इधर उधर दिखाया गया था। मानचित्र एक त्रिआयामी दुनिया साधन है, मतलब कहने का मतलब मानचित्र हम कागज़ पर बनाते हैं ना, तो ये 3D है क्या? नहीं, 3D में तो हमको ये लगता है कि चीज़ें रियल में हो रही हैं। जैसे कि अगर एक बॉल है जिससे हम खेलते हैं, वो अगर मेरे हाथ में है तो वो क्या है, वो एक 3D मॉडल ना, 3D चीज़ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसी गेंद को मैं कॉपी पे बनाऊँ, है ना, कॉपी पे बनाओ, अब ये गेंद है, तो ये क्या, ये 3D कहाँ रह गई? इसमें तो लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ें हैं। तो हमारी लंबाई चौड़ाई जिसमें होती हैं, केवल ये 2D हो गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं 3D। तो क्या है, मानचित्र एक 2D साधन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऊपर वाला भी मैंने बताया ना, उत्तर को हमेशा ऊपर नहीं माना गया ना, तो ये भी गलत है। अभी देखो, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो यार मानचित्र में समय का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। 73 की बात करते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, है ना, मतलब सामाजिक विज्ञान को जीवन से कनेक्ट करना है, बस सीधी सी बात ही समझो। तो विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन यानी जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। बिल्कुल सही बात है यार। सांस्कृतिक चीज़ों को हम, दृष्टिकोण को जब हम जानबूझकर विषय वस्तु में लेके आएंगे तो यार बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं हम। कक्षा में विद्यार्थियों को उनके निजी और पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना नहीं, हमें परिवार से उनके कोई बच्चों के मतलब नहीं है कि बच्चे का परिवार कैसा है, या उनकी निजी चीज़ों को हम नहीं पूछेंगे कि यार क्या खाते हो, क्या पीते हो, है ना, खाने के पास आप लेके क्या, मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें खाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो नहीं जाते, ऐसी चीज़ हमें कहाँ पूछनी है यार बच्चे से। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी A और C ऑप्शन हमारा सही है यार। देखो A और C, तो सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक। अगले की बात करते हैं,
इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो वंशावली चार्ट वाला आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर एक नाम लिखा रहता है, फिर ऐसे बना देते हैं, फिर इसके 3 टाइप हो गए, ऐसे भी पढ़ते हैं ना हम लोग, फिर इसके 2 टाइप हो गए, ऐसी चीज़ें। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम वंशावली चार्ट या जेनियोलॉजी। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, हाँ, जेनियोलॉजी चार्ट। तो क्या होता है, किसी साम्राज्य या वंश के संवर्धन और विकास को चित्रित कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं यार, है ना, अनुक्रम और प्रकार्यात्मक संदर्भ को दर्शाने में। तो यार ये भी चीज़ हम दिखा सकते हैं, अनुक्रम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। तो ये भी सही है। कालक्रमिक रूपरेखा बनाने के लिए ये भी सही है। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने में, तो यार यहाँ से स्थान की अवधारणा विकसित नहीं हो सकती है। स्थान का यहाँ से यार, स्थान तो वहाँ से कर सकते हैं, मैप से कर सकते हैं या बाकी चीज़ से कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ए, बी और सी सही है हमारे। तो क्या है, ए, बी और सी सही है, 74 का पहला। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए, है ना। मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अनुकूलन कैसे करोगे आप, यथोचित विराम और पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट और उच्च स्वर में सुनना, ये तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा मुझे यार। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले, यार बच्चा तो दृष्टिबाधित है तो हम चित्रों का क्या करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। मौखिक संकेतों की द्वारा कल्पना के अवसरों को उपलब्ध कराना। देखो संकेतों की बात करें तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि हाँ यार संकेत कैसे दिख पाएगा, वो मौखिक संकेतों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों में को शामिल करना, तो ये भी चीज़ अच्छी है ना, बच्चा स्पर्श करके काफ़ी कुछ सीख सकता है दृष्टिबाधित बच्चा। तो ए, सी और डी ऑप्शन हमारे सही है। देखो हाँ, सेकंड ऑप्शन ए, सी, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करना है। तो प्रोजेक्ट विधि का क्या कार्य है, तो इस कह सकते हैं कि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है यार, प्रोजेक्ट विधि में बच्चे अपने आप काम करते हैं, चीज़ों साथ में ग्रुप में काम करते हैं, सीखते हैं काफ़ी कुछ। तो ये कहीं ना कहीं रियल चीज़ें हैं ना, रियल में करके देखते हैं कि यार जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा है वो क्या सच में अप्लाई हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों को, विद्यार्थियों को खोजी बना देता है, बिल्कुल सही बात है, वो ज्ञान का खोज उसी के साथ प्रोजेक्ट बनाने के साथ करते रहते हैं। पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विधि हमारी कौन सी है, बाल केंद्रित है, ठीक है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। स्वनिर्देशित क्रियाकलाप द्वारा, बिल्कुल सही बात है यार, प्रोजेक्ट कौन करता है, प्रोजेक्ट कार्य तो बच्चे ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वनिर्देशित, उनको खुद का निर्देशन रहता है कि हमें किसी टाइप से करनी है, या बच्चे आपस में निर्देशन करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे कौन सा, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। ए, बी और डी 3 सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो ए, बी और डी थर्ड ऑप्शन, ठीक। 77 की बात करते हैं, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। तो अन्वेषण इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो मतलब यार वर्ड्स पकड़ो यार, इतना लंबा अगर सेंटेंस आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, तो आप अन्वेषण की बात कर रहा है, रचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, और किस रूप में हमें देखना है, ठीक। तो सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज को उत्सुक, बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है। तो ये खोज जैसी चीज़ें तो किस में होती हैं, अन्वेषण में तो होती हैं। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही चीज़ है कि बच्चे जो हैं स्रोत के आधार पर कल्पनाशील, उनमें कल्पनाएं आ रही हैं, कोई चीज़ उसने देखी तो क्या उस चीज़ के बारे में वो कल्पना कर पा रहा है, तो ये चीज़ें तो अच्छी होती हैं एक बच्चे में। समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले, ये भी चीज़ सही है कि बच्चे अगर उनके पास कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजें या उसकी कोशिश करें, है ना, सुझाव दे सकें उस चीज़ के बारे में। विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना या रोक देना, है ना, तो ये चीज़ हमारी गलत रहेगी। अगर विवादास्पद मुद्दे हैं तो यार उनको डिस्कस कर भी सकते हैं, लेकिन हम टालेंगे नहीं अगले क्लास के लिए, है। तो ए, बी और सी सही, 3 ऑप्शन हमारा सही है। ए, बी और सी कहाँ गया, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 78 की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। तो जेंडर संबंधित से जोड़ना, तो इसको थोड़ा डाउट आ रहा है, अभी करते हैं बाद में। कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली होनी चाहिए। यार समावेशी शिक्षा का मतलब यार बहुत से टाइप के बच्चे हैं, एक ही कक्षा में बहुत से टाइप के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए जो
हमारी टेक्निक है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, तो एक ही से हम काम नहीं चला सकते, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक भी और निम्न वर्गीय प्रसंगों के, सही बात है यार, ये तो अच्छी बात है। हमें बच्चों को समावेशी कक्षा, क्योंकि बहुत टाइप के बच्चे हैं ना, तो इसमें हर टाइप का डेटा भी वहाँ पे मतलब या सोर्स जो हो सकते हैं है ना, विभिन्न स्रोतों को हमें शामिल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए, तो यार ये ऑप्शन हमारा गलत है। देखो यार, होता रियल में क्या होता है कि यार सभी बच्चों के लिए हम एक ही टाइप का टेस्ट दे देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि यार मान लो कोई बच्चा है, देख ही नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमारा टेस्ट सेम कैसे हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात करते हो, हमारा सी ऑप्शन तो 100% सही ही है। तो जिसमें सी है वो तो सही होगा। इसमें सी है क्या? नहीं है। इसमें सी है, सही है। देखो इसमें याद, अब देखो यहाँ पे हम टिक कैसे करते हैं, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, इसमें से कोई सही हो सकता है। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही है क्या? नहीं। तब डी सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा हमको ये दिख रहा है यहाँ पे ए और सी की बात करी थी। अब देखो क्या है, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना। इसके कहने का मतलब ये है कि यार देखो, भारत जैसे देश में क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि जेंडर से जोड़ के, है ना, उससे हम जोड़ के उस चीज़ को देखेंगे, है ना, कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ऐसा कुछ, है ना। आ रहा समझ में ना आप लोग को। चलिए 78 की बात करते हैं। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। विवेचनात्मक मतलब ये होता है कि यार कोई भी चीज़ यार हमारे सामने आती है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में बोलें या अपने विचार प्रस्तुत करें, है ना। इस चीज़ की बात कर रहा है। विवेचनात्मक होने का मतलब यही है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग आप लोगों ने सोचा होगा, पढ़ा होगा ना। तो कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। विवेचनात्मक और अपने विचार प्रस्तुत करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा हम उसमें दोष ही ढूंढें, है ना। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो उस पर हम अपना समर्थन भी देते हैं कि हाँ यार ये चीज़ सही है। तो केवल यहाँ पे क्या कह रहा है, लगभग सभी चीज़ों पर दोष दर्शित होने के लिए बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए, या अगर यथा अपनी हम विचार देंगे तो यार क्या चीज़ें हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ मतलब गवर्नमेंट ने कोई गलत रूल बना दिया तो उसके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि यार जैसी स्थिति पहले थी या जो स्थिति बनाई गई है वैसे ही बनी रहे। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। विवेचनात्मक होने का मतलब ये है कि हम उसमें एक्शन भी लें अगर कुछ गलत हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ क्या है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। क्या ये विवेचनात्मक होने का मतलब ये है कि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि यार ये चीज़ अगर कोई भी रूल आ गया या फिर कोई भी चीज़ बनाई गई है, गवर्नमेंट ने बनाई या किसी सोसाइटी ने बनाई, तो वो किस प्रकार से हमसे जुड़ी है, उसकी पर्सनल खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़ी है, ये चीज़ हमको आना चाहिए, ठीक है। एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए, यार ऐसा थोड़ा ना है, वही चीज़ है। ये तो सेकंड ऑप्शन देना होगा। अगर हर चीज़ के लिए हमारा एक ही पर्सपेक्टिव होगा, है ना, एक ही टाइप से हर चीज़ के लिए सोचेंगे, चाहे बुरी हो चाहे ख़राब हो, हम कहेंगे अरे ठीक है यार ये भी चीज़ है, सामने कुछ ख़राब होगी, अरे ठीक है यार ये भी सही है वो भी सही है। अगर सब कुछ आप सही ही बोलोगे, एक ही आपका दृष्टिकोण रहेगा, तो ये चीज़ गलत है ना। जैसे गवर्नमेंट है, सबको अलग अलग गवर्नमेंट पसंद है ना। कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है कि कभी कांग्रेस ने कुछ गलत किया हो, कभी हो सकता है मोदी जी ने कुछ गलत किया हो। तो हमको अपने ये नहीं है कि हम किसी को एक चीज़ को फॉलो करें, नहीं, एक चीज़ को फॉलो नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या दोनों में से सही कौन कर रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके प्रति संवेदनशीलता या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक ही को फॉलो करते चले जाएं, एक ही को फॉलो नहीं करना है, ठीक। तो ये चीज़ सब क्या है, ये विवेचनात्मक होना है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विविधता की बात करें तो देखो यार, ये इस ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन को उन्होंने सही माना सीटेट ने। ये मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, बट जब ऑप्शन देखा तब मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति से संबंधित है, कह सकते हैं ना। ये चीज़ खुद क्रिएट नहीं करी गई है, वो उसकी जो हमारी देश की जो विविधता है, देश की जो विविधता है उसकी वजह से आई हुई है। लेकिन बाकी यहाँ पे जो 3 सिचुएशन है, जैसे कि सुरेश फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है, तो ये एक तरीके से चीज़ गलत है ना। ये समाज में गलत चीज़ भर दी गई है कहीं ना कहीं,
है ना। ये विभिन्नता है नहीं, वो बना दी गई है जानबूझ के। यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, एक जो है गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन एक बहुत अमीर परिवार का है। तो ये भी कहीं ना कहीं समाज की ही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा समाज में, एक आदर्श समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं समाज की गलती की वजह से ही हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक को स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, ये भी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बांग्ला, पारितोष को बांग्ला अच्छी आती है जबकि वहीं पे सुचिता अच्छी बोलती है। ये हमारा जो है जेन्युइन एक विविधता कह सकते हो उसको, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 81 की बात करते हैं। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जीरो, बोमडिला और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग और लिसांग गांव को शामिल किया गया है। तो किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो यार मतलब ठीक है, ये चीज़ें 4-5 दिन हैं, तो किस पे होगा? मिजोरम एवं मेघालय में एक मानचित्र पर मे भी हो सकता है, एक समय रेखा पर। यहाँ पे देखो यार, समय रेखा की बात कर रही है, तो यार समय रेखा वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे समय रेखा से प्रदर्शित करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मानचित्र से संबंधित है कि मानचित्र पे हम किसको किस प्रकार से इंगित करेंगे या किस प्रकार से उसको जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखो, पहली बात तो समझो, यहाँ पे तवांग और जो बाकी 3-4 चीज़ें हैं वो हमारी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं यहाँ पे। और जो हमारा लिसांग गांव है, लिसांग गांव हमारा मणिपुर से संबंधित है, यानी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के मानचित्र पर हमको ये चीज़ें प्रदर्शित करनी होंगी। इस प्रकार से हमारा 81 का 3rd ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं यार, इसका क्या करें। 82 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। किसको छोड़कर बात करते हैं? शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने एवं स्वयं के अनुभव को खोजने के लिए। यार ये तो बिल्कुल सही बात है। समसामयिक घटना जो हमारे करंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इनकी बात कर रहा है, तो ठीक है। तो ये तो क्या है, स्थानीय अनुभवों को पढ़ने और स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। तो ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो यार ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? और यहाँ पूछा क्या था, इसको छोड़कर, तो यही छोड़कर हमको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि यार देखो, करंट अफेयर या फिर समसामयिक की समझ को विकसित करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सभी बच्चे एक ही क्वेश्चन रट लें और उसी चीज़ को बोलते रहें कि हाँ ये इसका आंसर ये सही, इसका आंसर ये सही, इसका आंसर ये सही ना। ये चीज़ करने का मतलब नहीं होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना और उनके अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकारना। सही है यार, है ना। विद्यार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को पूर्ण परिस्थितियों में प्रयोग करने की अवसर देना, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं सही है। जो हमारा ऑप्शन जो है गलत यही है, और हमारा गलत वाला ही तो पूछा गया है, इसको छोड़ कर कह रहा है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है, यानी 3 है जो जेंडर रूढ़वादिता के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल करने के प्रोत्साहित किया जाता है। तो या तो ये तो जेंडर रूढ़वादिता है ही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कह दिया जाता है। तो अगर हम कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए केवल लड़कियों को कह रहे हैं तो ये भी हम जेंडर रूढ़वादिता कर ही रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि हमारा नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है। तो ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है। और यहाँ पे क्या है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यार जब हम दोनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जेंडर रूढ़वादिता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था, जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है, तो यही एक जेंडर रूढ़वादिता का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ऑप्शन हमारे हैं, मतलब उदाहरण है रूढ़वादिता के। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में इकट्ठा बिठाना। जब अलग अलग पंक्तियों में बिठाने की बात करने लगे तो भी उसका मतलब है हम जेंडर रूढ़वादिता तो कर ही रहे हैं। 84 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक हो सकता है? अतीत के सभी प्राकृतिक सांस्कृतिक, क्या बोल रहे हैं यार, एटी 4 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? कि अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। क्या ये संभव है? सभी सांस्कृतिक प्रथाएं, मान लो कुछ कुप्रथाएं भी हैं,
देश में अगर सांस्कृतिक कुप्रथाएं हैं कि और मान लो कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिताएं हैं, क्या हम उन चीज़ों को बनाए रखें क्या हमेशा? तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत होगा। ऐसा हम हमेशा हर कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, ये चीज़ बिल्कुल सही है। देखो यार, चीज़ें चाहे इतनी पुरानी हो लेकिन हमको उनको समझना तो है ही है, उनकी आलोचना समालोचना कुछ तो करना ही होगा कि हाँ ये चीज़ सही थी, बुरी थी, अब क्या बदलाव होने चाहिए, तो ऐसी चीज़ तो हमें करना ही चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, क्या कह रहा है? अगर गैर शाब्दिक स्रोत जैसे कि अगर पत्थरों पे कुछ लिखा पाया गया था, उनके कुछ उपकरण पाए गए थे, क्या उन चीज़ों को निष्कासन कर देंगे? नहीं यार, वही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। शब्दों पे तो यार, कॉपी किताब पे तो कोई कुछ भी लिख सकता है। अपनी पुस्तक में लिखना चाहूँ तो उसमें तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ आज की सिचुएशन के बारे में, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो हमारी चीज़ें असलियत में पाई गई हैं, है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो उनको निष्कासित करने की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। उनको निष्कासित नहीं, उनको तो और सम्मिलित करना होता है, ठीक है। स्रोतों के ट्राइएंगुलर त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, क्या मतलब है? अगर कोई स्रोत पाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमने स्रोत पा लिया उसकी वैधता को चेक ना करें, और उसको चेक करने के लिए बहुत तरीके से, है ना, जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तरीके से इसको हम उसकी वैधता को चेक कर रहे हैं, क्या सही है। हर दृष्टिकोण को, मतलब जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं उनको सबको प्रमुखता दे के तभी हम उस शोध को चेक करते हैं, उसको प्रमुखता तभी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कहने की मतलब है स्रोतों के ट्रायंगुलर को प्रमुखता देना, ठीक है। तो ट्रायंगुलर को हमको प्रमुखता देना होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन चाहिए जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बी एंड डी ऑप्शन, बी एंड डी, ठीक है। 85 की बात करते हैं। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कक्षा में पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला कथन, कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को कक्षा में शामिल करना। तो यार जब क्या होता है, जब रियल स्टोरी हमें जब मिलती है, जैसे कक्षा में हम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम क्या क्या हुआ था, तो ऐसी स्टोरीज हम क्लास में लेके आएंगे तो हम सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील तो हम बना ही सकते हैं बच्चों को। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर। तो यार ये ऑप्शन में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, मुझे कुछ ढंग से समझ में भी नहीं आया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो लेकिन ये ऑप्शन भी, ये कथन भी हमारा सही है। तो सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, तो ये भी वही चीज़ कहीं ना कहीं है संवैधानिक। अगर हमें कोई भी अधिकार मिले हुए हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में हम उसको सम्मिलित करना चाहिए कि हम, अगर हमें हमारे साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ सही है। कक्षा में दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो शारीरिक दंड तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, बी एंड सी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ए, बी, सी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही माना है सीटेट ने, एनसीईआरटी ने। मतलब 86 की बात करते हैं। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है यार, इतिहास का जो निर्माण है वो बिल्कुल जो हमें स्रोत मिले हैं उसी पे बेस पे होता है। तो ये चीज़ हमारी सही है। इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, है ना, ये भी करेगा ना, शिक्षण शास्त्र ये भी प्रयास करेगा कि हाँ जो निरंतरता और बदलाव को हम खोज करें। और इतिहास व्याख्यानों के विभेदों से संलग्न हो और प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। तो यार ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रमुख समुदाय के विचारों को, जैसे कोई मेन एक समुदाय हो गया या कम्युनिटी हो गई, क्या बोलते हैं ना कम्युनिटी, उसको क्या है यार, उसके विचारों को हम बढ़ावा दें, है ना, क्या बोल रहे हैं, उसको अनुमोदित करें। लेकिन और बाकी को क्या, अगर एक को हम अनुमोदित कर दे रहे हैं तो बाकी चीज़ तो फिर नीचे रह जाएंगे ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हमारा तो गलत हो जाएगा। इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रखकर देखें। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा कौन कौन सा हो गया? ए, बी एंड डी। देखो ए, बी एंड डी, हाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 86 हो गया हमारा। 87 की बात करते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार हमें है, तो किस चीज़ के संबंध में आता है? ये हमारा तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये मौलिक अधिकार कह सकते हो। 88 की बात कर सकते हैं। हाँ मौलिक अधिकार की तो बात कर रहा है। 88 की बात करते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, है ना।
इन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है लेकिन उसमें एकता है, विविधता के बावजूद भी एकता है, ऐसा कुछ। ठीक। 89 की बात करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो लोकसभा में जितनी भी सीटें होती हैं टोटल, उनमें से 2 को मनोनीत किया जाता है, 2 आंग्ल इंडियन को मनोनीत किया जाता है, ना कि उनका चुनाव होता है। ठीक है। 90 की बात करते हैं। 2006 में नेपाल ने सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर हो गया था, क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा लोकतंत्र। पहले वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, एक तरीके से शायद वहाँ पे राजतंत्र, वहाँ पे राजा हुआ करते थे पहले। तो ये 2006 में वहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हो गया लोकतंत्र हो गया। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 60 क्वेश्चन कंप्लीट। और यार ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटे लैपटॉप पर बैठना पड़ा है। जितनी भी लंबी वीडियो है नहीं पता, काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं बीच बीच में, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इसमें, और इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम तक पढ़ना भी पड़ा। तो ये तो पढ़ाई तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत आप लोगों ने क्लिक करी है, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कौन सा चैनल है मेरा, टीचरीफाई, TEACHERIFY। आप अगर जो भी टॉपिक कहेंगे मुझसे पर्सनली भी कहेंगे कि यार सर इस पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार जितने भी SST वालों हो यार देखो उस पूरी वीडियो को और सबसे शेयर कर दो यार, फैला दो वीडियो को बिल्कुल। ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।